जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं सम वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन कॉल्ड रवि सिंह चौधरी जी, जिन्होंने एक किताब लिखी है चाणक्य's इंटेलिजेंस। एंड मैं उनसे कुछ पूछूंगा कि साहब आज जो चल रहा है हमारे आसपास उसको आप चाणक्य नीति से किस तरह से जोड़ेंगे। दिस बुक is available on Amazon, guys. Please do buy it. I've read a little bit of a note on it. I haven't had the pleasure of reading the book, but what I read was very interesting. So आज जरा इनसे बात करें एंड देखें इनका क्या थॉट प्रोसेस है। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच टू फॉर जॉइनिंग मी टू इन द शो एंड आपके थॉट सुनने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग दिस डिस्कशन। And thank you, sir, for inviting me on your platform. And I'm very much excited to share my thoughts. Yeah. जी बताइए सर, आप फर्स्टली आई आई बिलीव यू आर एन इंजीनियर एंड सडनली आप Yes. चाणक्य नीति में कहाँ से। Okay. So 2015 में मैं पास आउट हुआ बीटेक मैकेनिकल एंड देन 6-7 साल कॉर्पोरेट में रहा एंड पैरेलली स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी रहा। तो वहाँ पर मेरा जो स्टार्टअप था वो रूरल इंडिया बेस्ड रहा। तो उसमें भारत को समझने के लिए क्योंकि सारे स्टार्टअप्स या उनकी केस स्टडीज अर्बन सेंट्रिक ही थी। ठीक है। तो बैंगलोर में ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, गुड़गांव में हो रहे हैं, पुणे में हो रहे हैं, बट रूरल इंडिया को समझने के लिए इनकी जो लाइवलीहुड की जो इकोनॉमिक्स है, फ्रेमवर्क्स है, उसको समझने के लिए अर्थशास्त्र को मैंने पढ़ना प्रारंभ किया फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर लाइवलीहुड। बट क्योंकि आपने एक चैप्टर पढ़ा तो क्यूरियोसिटी जगी कि बाकी चैप्टर्स भी देखते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या है। और आचार्य चाणक्य का नाम बचपन से हम सभी ने सुना है और बार बार उनका नाम आता है जब भी पॉलिटिक्स की बात आती है। तो मुझे लगा कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। प्राइमरी सोर्स को पढ़ना आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, आचार्य चाणक्य को लेके भी कई कोटेशंस दे दिए जाते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, 6000 सूत्र जो हमने देखा संस्कृत में, तो वो आनंद आया और फिर उसमें मैं रम गया एंड देन आई पब्लिश द बुक चाणक्य's इंटेलिजेंस। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मतलब ये आपका थॉट प्रोसेस जो आपने बनाया, ये क्या क्या देख के बनाया आज जो हो रहा है भारत में, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से कि इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से, हाउ डिड यू काइंड ऑफ कम अप विद दिस। ओके। ओके। सबसे पहले तो जैसे मनुस्मृति की बुराइयां होती रहती थी, उसी प्रकार आचार्य चाणक्य की भी काइंड ऑफ मिसोजेनिस्ट है, वेरी डिसीटफुल हैं, धोखेबाज काइंड ऑफ पॉलिसी मेकर्स है। तो इस तरह की बातें ज्यादा होती थी। ठीक है। तो जो अ, जो व्यक्ति एज अ स्ट्रैटेजिस्ट है और सिर्फ वो कंसल्टेंट नहीं है, पूरे राष्ट्र का निर्माण कर रहा है चंद्रगुप्त के साथ मिल करके, वो सिर्फ इन प्रिंसिपल्स और छोटे छोटे कोटेशन से हम उन्हें मतलब अगर रिगार्ड कर रहे या पहचान रहे, तो ये उनकी मतलब यू कैन से कि हम तौहीन कर रहे हैं उनके जो ज्ञान रहा होगा तक्षशिला में या नालंदा में। तो एक्चुअल में उनकी क्या स्ट्रेटजी रही देश को लेकर के, समाज को लेकर के, किंग मेकर के रूप में वो क्या रहे, कैसे वो सोचते थे, उन्होंने क्यों धनानंद से वो लड़े, हाँ उन्होंने क्या देखा ऐसा, और क्या देखा चंद्रगुप्त में कि उन्होंने उन्हें चुना। तो व्हाट वाज द ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज, हम ट्रेन कैसे कर पा रहे थे अपने प्राचीन समय में। तो ये सारी जो बेसिकली एक क्यूरियोसिटी थी कि गुरु कैसे गाइड कर रहे हैं हमारे महान राजाओं को, ये एक पॉइंट था। और जो कॉन्टेम्पररी आरोप और प्रत्यारोप लगता है कि हमारे शास्त्रों में सब कुछ रिगरस है, रिग्रेसिव है, सॉरी, एंड वो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में फिट ही नहीं बैठता, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको अप्लाई ही नहीं कर सकते। ऐसी बातें काइंड ऑफ जगाया भाव कि नहीं, देखना चाहिए कि नहीं आचार्य चाणक्य ने कहा क्या था। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज का जो कॉन्टेक्स्ट है दुनिया का, जो चीजें चल रही हैं, उसके बारे में आप, जो आपने स्टडी करा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। ओके। हाउ सो वुड यू कनेक्ट इट टू, सबसे पहले, यू नो, जो उनकी सेइंग्स या थी, उनके थॉट प्रोसेस थे, उनके हाउ वुड यू काइंड ऑफ कनेक्ट देम। ओके। सो पहला तो प्रोपेगेंडा वर्ड आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रचलित है और हमेशा से यूज होता आया है। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि प्रॉक्सी वार की एक मेथोडोलॉजी है। आचार्य चाणक्य हो या सुनजू हो या थ्रू आउट हिस्ट्री में डायरेक्ट हेड टू हेड वॉर जो है अवॉइड करने का ही प्रयास किया गया है। ठीक है। तो जब
मैंने देखा ब्रेकिंग इंडिया जो बुक राजीव मल्होत्रा जी की आई, एंड देन स्नेक्स इन द गंगा एंड ऑल। तो आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं कि जब भी आपकी बॉर्डर डिस्प्यूट होती है तो चार प्रकार के शत्रु क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहला कहा कि उसका सोर्स होगा आपकी कंट्री में, उसको प्रोपगेट करेगा बाहर का कोई, पहला। दूसरा, सोर्स होगा बाहर, प्रोपगेट करेगा आपके भारत का कोई, एंड इसको वाइस वर्सा आप कर दो। ठीक है। तो जैसे एक केजरीवाल जी का केस है, अब इसमें मैग्सेसे अवार्ड जब मिला था, तो आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं कि जब भी आपने अपने व्यक्ति को अवार्ड ना दिया हो, किसी और ने दे दिया, सम्मान उसे दे दिया, तो कुछ समय बाद क्या होता है, ये उनका हो जाता है, ये उनकी बातें मानने लगता है। ठीक है। सो साइकोलॉजी क्या कहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि किसी में फियर होता है, किसी में ग्रीड होता है, किसी में एक सेल्फ अप्रेजल और प्रेज का, ईगो की भी आदत होती है। कई ईमानदार व्यक्ति भी हमने देखा है जो इसलिए नाराज हो जाते हैं कि उन्हें अवार्ड नहीं मिला, उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। वो करप्ट नहीं है, बट उन्हें क्योंकि रिगार्ड नहीं मिला, मेरिटोक्रेसी के अनुसार उन्हें सम्मान नहीं दिया गया, तो वो एंटी होने की संभावना रखते हैं। तो आचार्य चाणक्य ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले पहचानते हैं। ठीक है, कि देश के दुश्मन या शत्रु कौन बन सकते हैं, और उनकी सपोर्ट में अगर बाहर के व्यक्ति हैं तो ऑब्वियसली वो आपके देश का नहीं हो सकता। ठीक है। तो एक नेशनल सिक्योरिटी, यू कैन से, वन ऑफ द जो लर्निंग है आचार्य चाणक्य से हम सीख सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट हेड टू हेड वॉर की बात नहीं हो रही है। प्रॉक्सी वार, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, नैरेटिव्स, ये जितने भी शब्द हैं, ये अनभिज्ञ नहीं है आचार्य चाणक्य इन सब से, इनको इन सब की समझ है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब मेरे को एक और चीज़ बताइए, क्योंकि कहीं न कहीं आजकल जो जो चीज़ें चलती हैं दुनिया के अंदर, आप देखिए आजकल जो एक नैरेटिव चलता है, और एक आजकल जो अटैक्स चलते हैं, लेट मी जस्ट पुट इट अक्रॉस इन अनदर वे, आजकल जो अटैक्स चलते हैं, वो चलते हैं भाई किसी को अंदर से वीक करो, किसी को कहीं न कहीं बिठाओ नीचे, राइट? एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी सी। तो उसको हाउ डू यू हाउ डू यू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव कि ओके। डायरेक्टली अटैक नहीं करना, किसी की टाँगें काटनी शुरू कर दो, किसी का ये करना शुरू कर दो, किसी का चरित्र आप नीचे दिखाओ, यू नो ऐसा कुछ करिए। ये कहाँ पर पर्सपेक्टिव में बैठता है? ओके। सो राजा की जो ट्रेनिंग हो रही है, अभी मैं बताऊं कि वल्नरेबल राजा भी हो सकते थे, है ना? जैसे हम अभी जो कुछ एक वेब सीरीज आई थी स्पेशल ऑप्स, तो उसमें एक माइस स्ट्रैटेजी बताई गई थी कि मॉनेटरी, आइडियोलॉजिकल कोहेर्सन एंड ईगो, दीज आर द मेथोडोलॉजीज जिससे सोवियत ने हमारे लीडर्स को ट्रैप किया। ठीक है। तो आचार्य चाणक्य क्या कह रहे हैं कि ठीक है, उनके पास उस समय सोशल मीडिया और इतना हेवी इंफॉर्मेशन फ्लो का युग नहीं था, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हर व्यक्ति में 6 दोष हैं इनहेरेंटली, जो कॉन्फ्लिक्ट भी कराएंगे और ट्रैप भी कराएंगे। जिसमें उन्होंने कहा, जो मोरालिटी भी लगती है बहुत लोगों को, काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष, ये जो हम शब्द सुनते हैं, ये लगता है कि ये मोरल प्रिंसिपल्स की बात आ रही है, लेकिन राजा के लिए ये उसकी उसकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो आचार्य चाणक्य हुँ, ने कहा, इंद्रिय जय बनो, मतलब सेंस ऑर्गन्स तुम्हारे कंट्रोल में होने चाहिए, मास्टर ऑफ सेंस बनो। युद्ध में जीतने वाले को वीर कहते हैं, और स्वयं को जो जीते उसे महावीर कहते हैं। ठीक है। तो पहली बात है कि इन्फ्लुएंस नहीं होना बाहरी इंफॉर्मेशन से, बाहरी फोर्सेस से। ठीक है। तो जो कंट्रोल है, कि हमें किसी ने कुछ बात कहा, फिर हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, हम बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये जो बातें हैं, इसके लिए एक काइंड ऑफ, जब भी सेंस ऑर्गन आपके कंट्रोल में होती है तो बुद्धि आपकी स्ट्रांग रहती है। ठीक है। तो आप काइंड ऑफ इम्यून हो जाते हो प्रोपेगेंडा के। ठीक है। तो उस समय लीडर्स जो भी होंगे, उनके सेंसेस उनके कंट्रोल में होने चाहिए, वो रिएक्टिव नहीं होने चाहिए, वो रेस्पॉन्सिव होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा हद तक इंश्योर किया गया था। देखिए, जिसे लोभ नहीं होगा, ग्रीड नहीं होगा, उसे मनी देकर के ट्रैप नहीं किया जा सकता, पहला। जिसके सेंसेस कंट्रोल में होंगे, मतलब सेंसेस काइंड ऑफ लस्ट, तो हनी ट्रैप वो नहीं होगा। ठीक है। उसको अगर धर्म की समझ होगी, क्या सही है और क्या गलत है, तो आइडियोलॉजिकल ट्रैप में वो नहीं फंसेगा, वो लॉबिंग में फंसेगा नहीं। ठीक है। और ऑब्वियसली जो क्रोध है, जैसे क्रोध में कई व्यक्ति गलत डिसीजंस लेते हैं, तो उसी तरह अगर क्रोध हमारे
संतुलन में रहता है, तो वहां पर भी हम ट्रैप में नहीं फंसते हैं और गलत डिसीजंस नहीं लेते हैं। तो लीडर्स को लेके ही अर्थशास्त्र लिखी गई, मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव में। और दूसरा अगर मैं एक पर्सपेक्टिव दूं जिसमें हम कहते हैं कि कुटुंब, परिवार, टेम्पल, मंदिर एंड गुरुकुल, ये तीन जो व्यवस्था है ये हमारे भारतीय समाज को बांधे हुए है। ठीक है। और कुछ प्रिंसिपल्स है कि इंडिविजुअलिज्म को हम नहीं मान रहे, हम परिवार को फंडामेंटल यूनिट मानते हैं। ये बहुत बेसिक पर्सपेक्टिव है। जो भी आज सारी लड़ाइयां एलजीबीटी से लेकर के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लेकर के, जो भी हम बात करते हैं राइट्स को लेकर के, ये सारे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। मतलब एक ह्यूमन को एक हम यूनिट मानते हैं और उसका अधिकार सर्वोपरि हो जाता है उसके परिवार से भी और उसकी सोसाइटी से भी। ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव हमारे में नहीं है। हमारे में परिवार भी एक फंडामेंटल यूनिट है, उससे समाज बन रहा है। तो ऑलरेडी ये सारी जो व्यवस्था है ना, ये इम्यूनिटी देती है, मतलब जो बाहरी अटैक से या बाहरी पर्सपेक्टिव है। और एक जैसे मैंने सेंस ऑर्गन्स को मैंने कहा, तो ये दो एंगल से हम देख सकते हैं कि बाहरी कोई आक्रमण हो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, अ, ठीक है, आपको तोड़ने मड़ोड़ने की बात हो, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको शक्ति प्रदान करती हैं। यू नो एक जो दुनिया में आज एक एक भारत की जगह आप देखें, जिस तरह से भारत दुनिया को डील कर रहा है, एंड मेरा तो जैसे मैं फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी देखता हूँ, हमारा एक एक कहना है कि साहब भारत इस टाइम पे अपने लिए एक लेवरेज बना के रखता है हर चीज़ के अंदर, कि कहीं न कहीं भाई अगर मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ, तो ये मेरे को अगर पीछे कहीं हानि देगा, तो मैं इसको इसके साथ डील करके इसका एक काउंटर वेट बनाता हूँ। तो इस चीज़ को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है और आज की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको आप जो चाणक्य नीति की गाइडलाइंस दी हुई हैं, उसके साथ आप कैसे जोड़ेंगे? ओके। सो फॉरेन पॉलिसी चाहे आचार्य चाणक्य की हो या छत्रपति शिवाजी महाराज की हो, उसमें एक शब्द का प्रयोग होता है षाडगुण्य। ठीक है। षाडगुण्य है सिक्स फोल्ड फॉरेन पॉलिसी। छह है, छह नियम है। ठीक है। सबसे पहला नियम हो गया जिसमें हम ट्रीटी और पीस की बात करते हैं, संधि। ठीक है। हमने कोई एक डॉक्यूमेंट साइन किया और उस डॉक्यूमेंट पे हम टिके हुए हैं। ठीक है। और उसमें कोई वॉर नहीं हो रहा है, कोई मार्चिंग नहीं हो रही है, कोई हम हिडन पॉलिसी, हमारा हिडन एजेंडा नहीं। ठीक है। दूसरे में हम आते हैं, उसमें आता है विग्रह। विग्रह ये डायरेक्ट हेड टू हेड जो वॉर हम कहते हैं, ठीक है, कि भिड़ जाना है। ठीक है। तीसरा हो रहा है मार्चिंग, कि हम वॉर पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो हम कहते हैं इंडियन ओशन में कोई प्रैक्टिसेस हमने स्टार्ट कर दी, सबमरीन को यहां ले गए। ठीक है। एक शब्द आता है द्वैधी भाव, डबल पॉलिसी, जिसमें एक के साथ हम युद्ध में हैं और दूसरे के साथ हम पीस में हैं। ठीक है। इसको एज अ फ्रेमवर्क मैं बता रहा हूं, ये तो वॉर स्ट्रैटेजी है, बट दिस इज द फ्रेमवर्क कि हम अपने जो फॉरेन कंट्री है, जो नेबरिंग कंट्री है, उनके साथ हम कैसे डील करते हैं। ठीक है। तो वहां पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि आ, अगर आप पैदल सेना की तरह है और सामने वाला हाथी है, तो आपको तो वो कुचल देगा, तो उसके साथ वॉर नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली उसके साथ वॉर नहीं करना चाहिए। दो इक्वल पावर वाले हैं, अगर उससे आप भिड़ रहे हैं, तो दो कच्चे घड़े की तरह है जो एक दूसरे को का नुकसान करेंगे। ठीक है। कोई एक कंट्री है जो राइटियस है, जो प्रिंसिपल पे चलता है, जो डेमोक्रेटिक है और यू कैन से नियमों पे चलता है, वो हीरोइज्म ड्राइव कर सकता है। उसको अगर हम छेड़ेंगे तो वो जंगल की आग की तरह काम करेगा, तो उसको नहीं छेड़ना है। ठीक है। तो पर्सपेक्टिव क्या है, आप देखिए कि पावर असेसमेंट हो रही है और हम यहां पर नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट एनिमी का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर है भी तो वो जोग्राफिकल है, मतलब जो इमीडिएट नेबर होगा वो एनिमी फॉर द लाइफ, मतलब वो है ही है, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा उसके साथ हमेशा रहेगा। तो वो हमेशा हमारा अरी है, शत्रु है। ठीक है। और उसका जो फ्रेंड होगा, मतलब उसके जो नेबरिंग कंट्री होगी, वो हमारा मित्र हो जाएगा। तो यहां पर जैसे अफगानिस्तान है, तो जैसे हम तालिबान को नर्चर कर रहे हैं, कभी हम उसकी बुराई नहीं करते हैं। ठीक है। तो काइंड ऑफ शत्रु का शत्रु जो है वो हमारा मित्र हो जाता है। ये काइंड ऑफ एक पॉलिसी वो बनाते हैं। ठीक है। कोई बहुत बड़ी कंट्री है जिससे अभी हम भिड़ नहीं सकते, तब तक नहीं भिड़ना चाहिए जब तक आप द्रव्य प्रकृति संपन्न नहीं है, मतलब आपके ट्रेजरी जो है
आप इतने मॉनेटरी और फिस्कल लेवल पे कैपेबल ना हो जाओ, तब तक आप भिड़ोगे नहीं। ठीक है? तो बैलेंस ऑफ पावर के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, या फिर असेसमेंट करना, या स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, आज के समय में जो हम बात करते हैं कि बिना पूछे कोई एक्शन ले लेना, ये भी पावर की एक निशानी है। तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को ये जरूर इंश्योर करवा रहे कि कुछ भी एक्शन लो, अपने मंत्री परिषद के अगेंस्ट मत जाना, अपनी प्रजा के अगेंस्ट मत जाना, कंसेंसस को लेके कोई भी एक्शन लेना। सीधी सीधी बात ये, मतलब, ठीक है। और जो रियलिटी है, जो वर्ल्ड की रियलिटी है, उसको जरूर समझना। ये वसुधैव कुटुंबकम वहां पर ऑब्वियसली वहां पर प्रयोग में नहीं हो रहा है। वहां पर विजिगीषु शब्द का प्रयोग हो रहा है कि हमें सबको कॉन्कर करना है, और हमें जो हमारे प्रॉब्लम्स थे, काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष, ये सामने वाले में ढूंढना है, और वहां पर हमें अ, अपने काइंड ऑफ नेटवर्क और अपने सिस्टम वहां पर डेवलप करने हैं जो हमारे सपोर्ट सिस्टम के हों। तो ये कुछ इस तरह की पर्सपेक्टिव जो है आचार्य चाणक्य दे रहे हैं, जिसमें हर तरह की पॉसिबिलिटी है। वो युद्ध भी कर सकते हैं बट नहीं कर रहे हैं। वो प्रॉक्सी वार में इन्वॉल्व हैं। वो भारत की अपनी जो वीकनेसेस है उसको भी ध्यान रख रहे हैं कि इंद्रिय जय होना चाहिए, हमारे सारे लीडर्स को कोई ट्रैप ना करे। ठीक है। एंड यही वीकनेसेस सामने वाले में ढूंढना है ताकि हम उनको ट्रैप करें। हम्म इट्स जो एक एक गेम चलती है इसकी, दिस आई आई एक्चुअली कॉल दिस अ गेम, क्योंकि ये एक एक आप चेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, व्हाटएवर यू से, शतरंज जिसको बोलते हैं, इट्स अ गेम। ठीक बिल्कुल। है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं यू ट्राइंग टू गेट वन अप। तो जो आप चीज बता रहे हैं उससे हिस्टोरिकल आपको चीजें लेनी है, ये सब करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो राइटिंग है उसके हिसाब से, लेट से जो आप चाइना की पॉलिसी देखिए, कि आज आपसे चाइना इन सर्टेन एस्पेक्ट्स इट्स स्ट्रॉन्गर देन यू। ठीक है। एंड आपको यू नो उसके साथ फिर भी डील करना है, चाइना चाइना की नीति के हिसाब से, कि साहब जो भी शत्रु आपसे ज्यादा थोड़ा स्ट्रांग है उसके साथ अभी झगड़ा करना जरूरी नहीं है। वेट, बिल्कुल। बिल्ड अप योर स्ट्रेंथ एंड देन हिट बैक। बट इसके अंदर ये नहीं है कि भैया आप चुपचाप बैठे रहो, अंगूठा चूसते रहो अपना। तो जो हिस्टोरिकल नीति है और उसके हिसाब में जो आज हो रहा है, हाउ डू यू सी इट? ओके। सो आज की लाइफ और आज का जीवन ट्रेड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मतलब कोई भी करेक्ट। कंट्री, हाँ, कोई भी कंट्री युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती अगर उसे लगता है कि उसको ये नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है उसकी इकोनॉमी को लेकर के। तो जो भी रिश्ते हों हमारे साथ चाइना के, लेकिन ट्रेड वीक नहीं है ऑब्वियसली। ये कुछ ज्यादा चाइना के ही फेवर में है। मतलब जो ट्रेड वो कर रहे हैं, हम ही उन्हें ज्यादा फायदा दे रहे हैं। तो जिनके साथ हम व्यापार करते हैं उनके साथ हम सीधे सीधे विद्रोह नहीं करते। मतलब ये बहुत बेसिक सा नियम है कि डे टू डे लाइफ, जो 9 to 5 जो जीवनचर्या चल रही है, इकोनॉमी जो चल रही है, उसको डिस्टर्ब करके कोई वॉर में नहीं जाएगा। ठीक है। अगर कोई गेन है, नेचुरल रिसोर्स का गेन है, जो हम जैसे अक्षाई चीन और पीओके को बोलते हैं, तो फंडामेंटली वो रिसोर्सेस की ही लड़ाई थी। कि जो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर के भी जो रॉ मटेरियल, थोरियम हो या फिर यूरेनियम हो, इसके वजह से ही वो डिस्प्यूट है। इट्स नॉट कि वो टेरिटरी बढ़ाना चाहते हैं। वहां पर कुछ मिला जो उन्हें लगा कि वो काइंड ऑफ लेवरेज या डिसप्रोपोर्शनेट गेन देगा, तभी वो युद्ध में और उस डिस्प्यूटेड जोन की वो बात करते हैं। ठीक है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है कि अभी चाइना की जो स्थिति है, तो ऑब्वियसली ये अभी हाथी वाली ही स्थिति है और एक पैदल सेना या घुड़सवार वाली स्थिति है। तो हम जब तक फिजिकली, मॉनेटरी स्ट्रांग नहीं हो जाते, तब तक तो हम युद्ध ऐसे भी नहीं लड़ सकते। तो सुनजू को अगर हम समझें, जो उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी या आर्ट ऑफ वॉर जिन्होंने लिखा था, वो बार बार यही लिखते हैं कि हमें वॉर नहीं लड़ना है, हमें वॉर नहीं जाना है। हमारा सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगा कि वो युद्ध हम जीत जाएं जो बिना वॉर के हो। तो उनका माओवाद, उनका नक्सलिज्म जो होता है कि फंडिंग, ये सारा चाइना जो हमारे समाज में घुस करके, हमारे सोसाइटी में घुस करके जो करता है,
वो जो हम कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद वो कम हुआ और उसका प्रभाव कम हुआ, या उस पे कंट्रोल जो है अब हमारे स्टेट का, भारत सरकार का बढ़ा है। तो इस तरह से अभी हम उनकी उनसे लड़ सकते हैं, जो वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, या जैसे वो कहते हैं पाकिस्तान इज इज़राइल फॉर देम, मतलब वो मानते हैं कि पाकिस्तान हमारा इज़राइल है। सो ये चीजें जो भी वो कर रहे हैं, जो भी मेरी समझ है, उस हिसाब से उनके प्रॉक्सी वॉर को अगर हम सीधे सीधे हेड टू हेड अगर सॉल्व करते हैं, तो काइंड ऑफ एक विन विन सिचुएशन है। दूसरा, ये जो अननोन गनमैन वाला जो कॉन्सेप्ट आया, ये आचार्य चाणक्य इसको गूढ़ युद्ध कहते हैं। मतलब कोवर्ट वॉरफेयर जो होता है ना, मतलब जो प्रकाश युद्ध है वो है आर्मी, एयरफोर्स और मिलिट्री की जो भी वॉरफेयर है उसको हम कहेंगे प्रकाश युद्ध। इट्स बैटल ग्राउंड में जो होती है, ठीक है। बट गूढ़ युद्ध या कूट युद्ध जो है, मतलब डिप्लोमेसी की जो भी तरीके हैं, या अननोन गनमैन वाला जो, मतलब जो मर्डर करे टेक्निकली, मतलब जो किल करे उनके एसेट्स को, ये जो होता है ये काइंड ऑफ आप पर हेवी नहीं होता। वन टू वन मतलब एक्ट करना, या फिर स्पाइस का यूज करना, ये उतना रिसोर्स पे भारी नहीं पड़ता जितना युद्ध पड़ता है। सो काइंड ऑफ ये जो स्ट्रैटेजीज है, आई थिंक आचार्य चाणक्य भी जो अपना रहे उस समय, ठीक है। और वैसे भी अगर टेक्निकली देखें, जो आपके ट्विटर टाइमलाइन पे भी मैंने एक मैप देखा जिसमें एक्चुअल चाइना, जिसमें तिब्बत को अगर अलग कर दे, ये सारा बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। अगर जो हम कहते हैं कि अ, जो अभी का जो चाइना है वो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो बॉर्डर जो शेयर करता है वो तो शत्रु हो जाता है। अगर उसकी जो एक्चुअल जो टेरिटरी थी, जिसमें तिब्बत नहीं है, जिसमें कई और भी एरिया नहीं है, तो वो हमारा इमीडिएट टेरिटरी नहीं बनता है, तो फिर इमीडिएट हमारा वो एनिमी और नेबर नहीं बन सकता, ठीक है। तो मतलब इन मतलब फ्यूचर अगर हम कहें कि ऐसी कोई स्थिति है जिससे हमारा टेरिटरी उनसे मिले ही ना, मैच ही ना करे, दैट विल बी द बेस्ट सिचुएशन कि अब वो हमारा शत्रु नहीं रहा। नाउ वी हैव मतलब सबड्यूड और डिफ्यूज द पॉसिबिलिटी ऑफ जो भी अटैक एंड ऑल सब कुछ है। सो ये मंडल थ्योरी हम कहते हैं इसे, राजमंडल थ्योरी, कि इमीडिएट नेबर जी। है तब तक वो शत्रु ही है आपका, क्योंकि डिस्प्यूट ही रहेंगे बॉर्डर पे। क्रॉस बॉर्डर जो भी इश्यूज हैं, स्मगलिंग के हों, ये सारे इश्यूज आज के नहीं है, ये हमेशा से रहे हैं, ये जो इश्यूज हैं। तो आप आज आगे जाके हाउ डू यू सी हमारी फॉरेन पॉलिसी इसके ऊपर हमारा जो एक वर्चस्व है भारत का, वो किस तरह से और डेवलप करेगा इस चीज के अंदर? हाउ डू यू सी दिस गोइंग फॉरवर्ड? ओके, सो अभी एस जयशंकर जी का जो स्टेटमेंट आया था वो रामायण पे, या अ, हनुमान जी पे आया था कि ही इज द बेस्ट डिप्लोमेट जो हमारे शास्त्रों में है। तो ये जो एक केस आया था ऑयल बाइंग का, है ना, रशिया से, जो हमने मतलब अपनी करेंसी में हमने जो किया, ठीक है। तो इसमें क्या था, उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रजा का, अपनी कंट्री का हित पहले रखेंगे, ठीक है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं योगक्षेम। योगक्षेम क्या होता है कि जो एक्वायर नहीं है उसे एक्वायर करना, जो एक्वायर किया हुआ है उसे बचाना, प्रोटेक्ट करना, और जो लोग हैं, हमारी प्रजा है, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए सोचना। ये जो है हमारा पहला मतलब गोल होगा कि जो भी हम एक्शन लेंगे, जो हमारी डिप्लोमेसी होगी या फॉरेन पॉलिसी होगी, वो ये होगी कि हम अपने देश के फायदे के लिए कार्य करें, दूसरे को नुकसान किए बिना। हम जितना नुकसान अ, मतलब जो पॉसिबिलिटी होती है बाइपोलर वर्ल्ड में, वो हम ना करके मल्टीपोलर हो जाए। जो टेक्निकली अभी हम देखते हैं कि पहले की जो पॉलिसीज रही है कि अगर गुड है कोई तो दूसरे को बैड होना पड़ेगा, मतलब इट्स लाइक सोवियत यूनियन को बैड होना पड़ेगा अगर अमेरिका को अच्छा बनना है, तो मतलब एक को एविल बनना पड़ेगा, जो हम कहते हैं बिब्लिकल फ्रेमवर्क। बट हमारे फ्रेमवर्क में समुद्र मंथन भी देवता और दानव मिलके करते हैं, है ना, जो मथा था उन्होंने मंदार पर्वत को। तो यहाँ पर कोई भी एब्सोल्यूट वाइट और एब्सोल्यूट ब्लैक है नहीं, ठीक है। अ, सब ग्रे एरिया में रहते हैं और सब अपने कंट्री के बेनिफिट के बारे में ही सोच रहे हैं। तो दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना हम कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने जनता का जो भला है, वो हमारी मतलब सबसे प्रायोरिटी होगी पहले नंबर पे। एंड जो सॉफ्ट पावर है जो मिसिंग थी, जो हम कहते हैं, है ना, आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं कि जो हमारे संगीतकार हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं,
और उनको तो उन्होंने स्पाइस के रूप में भी यूज किया है, बट इन्फ्लुएंस करने के लिए उनको यूज करते थे। वो कहते थे कि जो एक्टर है और जो एंटरटेनर है वो इमोशंस को बहुत अच्छे ढंग से छिपाता है या डिसीव कर सकता है। तो ये जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, जो अभी कहते हैं, ऑब्वियसली बॉलीवुड डिक्लाइन पे है, बट कहते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी बाद में सॉफ्ट पावर बनेगी, या फिर और भी जो भी विषय है, हमारी फूड, हमारी जो भी विषय है, तो ये भी काइंड ऑफ भविष्य में अ, हमारे को स्ट्रेंथन ही करेगी, हमारे इमेज को। सो टेक्निकली जो वर्ल्ड इमेज है वो जैसे जैसे सुधरती है, वैसे वैसे आप आपकी स्थिति, आपकी ट्रस्ट, सारा कुछ बिल्डअप होता है, जो कंप्लीटली मिसिंग था अभी तक। मतलब हम हमेशा डिफेंसिव मोड में ही रहते थे, हम डर डर के, पूछ पूछ के सारे कार्य को करते थे, है ना। तो वो जो चीजें हैं कि अब खुल के हम योग दिवस को इंटरनेशनल अब प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। अब सनातन वे ऑफ लिविंग को हम प्राउडली, फ्लॉन्टली, मतलब हम बाहर एक्सप्रेस करते हैं। ये सारी चीजें जो है, ये सब कुछ ऐड ऑन होगा मतलब आपके राष्ट्र के पावर में, बिकॉज दिस इज योर आइडेंटिटी। जो पहले आइडेंटिटी क्राइसिस से हम टेक्निकली जी रहे थे, नाउ दिस इज Hmm. आवर आइडेंटिटी। One of the things that I notice, and ये चीज़ काफ़ी हद तक सामने आती है, कई बारी एक्चुअली इसके बारे में बात होती है और कई सामने आती है कि भारत ने जो एक अपना दुनिया को दिखाने वाला नज़रिया बदला है कि भई हम लोग वो इंडिया नहीं है, हम लोग एक दूसरा इंडिया है। दैट कम्स आउट ऑफ अ नैरेटिव, जो एक भारत का नैरेटिव अपने आप बनाना चाह रहे हो। एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज़ ऑब्वियसली देयर, क्योंकि आपने कुछ एक हिस्टोरिकल कनेक्ट करा है, एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट करा है अपने अपने गेम के साथ, आपने सब कुछ, दैट्स व्हाट यू हैव डन। बिल्कुल। एंड दैट एक्चुअली टेल्स यू क्वाइट अ बिट, यू नो that actually tells you quite a bit, right, with regards to how a person thinks, how a country thinks. Let बिल्कुल। me kind of बिल्कुल। rephrase that, how a country बिल्कुल। thinks. तो आप उसमें how would you comment on that? अभी संजीव सान्याल सर ने एक प्रोजेक्ट लिया है। संजीव सान्याल सर ने कहा कि हम जो शिप है, एंशियंट शिप इंडिया का, वो स्टिच्ड बेसिकली मेथोडोलॉजी से बनती थी। मतलब जैसे हम कपड़े सिलाई करते हैं कपड़े को धागे से, उस तरह से एक स्टिच्ड शिप की वो निर्माण कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर म्यूजियम, बट उसको एक्चुअल वो काइंड ऑफ ओशन में, सी में वो उतरेंगे उसको लेकर के। अब ये करेगा क्या, बेसिकली ये करेगा क्या ये इवेंट? तो उन्होंने कहा कि ये जो नैरेटिव है कि अच्छा, वास्को डिगामा ने जो डिस्कवरी, जो हम कहते हैं कि भारत की खोज की, अभी भी जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, है ना। तो इससे ये बात आती है कि अगर आपके पास एंशियंट शिप थे, इसका मतलब आप दूसरी टेरिटरी जा रहे थे। आप सिर्फ सीमित नहीं थे, मतलब आप सिर्फ भारत के ज्योग्राफिकल काइंड ऑफ रीजन से ट्रेड और उससे संबंधित नहीं थे, बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहे थे। तो ये एक स्टेटमेंट देगा कि 1500 साल, 1000 साल पहले भी हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, उस समय भी हमारी थी। तो ये जो हमारे हमारे ऊपर क्या आरोप लगते हैं कि देखो स्केपिस्ट हैं, ये जो हिंदू होते हैं, योग की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोनेस नहीं है इसमें। ये दे आर नॉट लाइक कि, इवन इकोनॉमिक्स में बोला जाता है क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा थी, इसलिए 2000 साल तक इकोनॉमी बूस्ट हुई। जिस दिन टेक्नोलॉजी आई, लेवरेज इन्होंने खोया और इनकी इकोनॉमी डाउनफॉल में चली गई। यही हमें ये बताते हैं। बट ये जब बात आएगी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी थी हमारे पुराने टाइम में भी, मतलब नॉट जस्ट कि अ, छत्रपति शिवाजी महाराज, बट उसके पहले भी, तो ये एक स्टेटमेंट, एक बोल्ड स्टेटमेंट देगा कि वी आर नॉट जस्ट काइंड ऑफ कंट्री ऑफ ताजमहल और स्नेक चार्मर्स, जो पुराने स्टेटमेंट्स रहे थे, और क्यूजीन्स, बहुत अच्छा फूड होता है यहाँ पर। ऐसे स्टेटमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी स्ट्रेंथ को बताए, नॉट जस्ट योर कल्चरल एटीक और आपका इमेज, बट दी स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ। क्योंकि ये शिप बनेगी तो और भी बातें आएंगी कि इन्हें मतलब नेविगेशन आता था, इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्री की समझ थी, इनको समुद्र की समझ थी, है ना। इसका मतलब इन्हें जो हम कहते हैं जियोलॉजी की समझ होना, क्लाइमेटोलॉजी की समझ होना, मतलब कई साइंसेस मिल करके एक कॉम्प्लेक्स साइंसेस बनाते हैं, जिसको हम फिर अप्लाइड साइंस कहते हैं। तब टेक्नोलॉजी बनती है। बिना साइंस एंड अप्लाइड साइंस की टेक्नोलॉजी बन नहीं सकती। सो
कई नैरेटिव्स ध्वस्त होंगे, कि सिर्फ जीरो हमने नहीं दिया, आर्यभट्ट ने जीरो नहीं दिया मैथमेटिक्स में, बट मेनी मोर सब्जेक्ट्स एंड ऑल, और ये सब एक 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 मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड में। ये इवेंट टेक्निकली एक, क्योंकि कहना आसान है, करके दिखाना एक ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट देता है। तो जो संजीव सान्याल सर ने कहा कि शिप बना करके हम उसे इंडियन ओशन में उतारेंगे, दैट इज काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट जो वो कर रहे हैं। तो आई थिंक ये these activities will boost even confidence of our people, जो मान के चलते हैं कि साइंटिफिक डिस्कवरी तो हुई नहीं है हमारे भारत में, मतलब काइंड ऑफ सब कुछ हमें ग्रीक और लैटिन से ही मिला है। तो दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ एकेडमिक इंपीरियलिज्म, जो कहते हैं मानसिक गुलामी से जब तक आजाद नहीं होंगे। ये जो आजादी है 47 की, हम कहते हैं पॉलिटिकल आजादी हुई, वो भी बहुत समय बाद तक नहीं थी। जो डीप डाउन हम जाते हैं तो वो भी एक्चुअल पॉलिटिकल विल हमारा नहीं था कि हम सब कुछ अपने आप से कर सकते थे, उस समय तक भी हमें पूछना ही पड़ता था। बट जो मानसिक गुलामी है, जो हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड है, ये लास्ट प्रोसेस होगा डीकॉलोनाइजेशन, क्योंकि ये ऐसा ट्रैप है जिससे हम खुद ही नहीं निकल पाते। इसमें आपका एजुकेशन सिस्टम आ जाता है, इस सो नैरेटिव्स को तोड़ना है तो ये जो कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड है, यहाँ पर टेक्निकली हमें काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करेगा। एंड देन आई थिंक वर्ल्ड इमेज, जो भी हम परसेप्शन की बात करते हैं, उस पे वो एड ऑन होगा पूरा का पूरा। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इन क्लोजिंग मैं आपको एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि आप आपने जब चाणक्य नीति को आपका जो इंस्पिरेशन आया होगा, यू नो टू कहीं से कहीं ना एक आग लगती है एंड यू लाइक हाँ यार ये करना है, दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू डू एंड स्टफ लाइक दैट। तो आप उस नजरिए से जब आप आज दुनिया को भी देखते हैं, भारत को भी देखते हैं, एंड यू लुक एट आवर नेबर्स, यू लुक एट आवर लीडर्स, मोदी जी का के थॉट प्रोसेस से आप क्या सीखते हैं? व्हाट डू यू काइंड ऑफ लर्न आउट ऑफ इट? व्हाट डू यू आप उससे क्या देखते हैं, उससे क्या इंस्पिरेशन लेते हैं, या उससे क्या कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस टाइम से? ओके, सो सबसे पहला, मेरे आचार्य जी ने कहा था जब केजरीवाल उतना बदनाम नहीं हुआ था, तो वो कहते थे कि देखो केजरीवाल इंटेलेक्चुअल है, वो कई अच्छी अच्छी बातें बोल सकता है आज से 6-7 साल पहले, लेकिन मोदी जी देखो प्रभावित करते हैं, मतलब जो भी बोलते हैं उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो बोले क्यों होता है? क्योंकि वो साधना किए हुए व्यक्ति है, पहला। सो एक होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रोनेस, आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान है, बट व्हेन यू से, उसकी ग्रेविटी तब बढ़ती है जब वो सत्य पे आधारित हो, धर्म पे आधारित हो, और आपने साधना की है, तपस्या की, उसके पीछे समय खपाया है, बिताया है। तो पहला तो ये है कि मोदी जी प्रभावित करते हैं, ठीक है, पहला इन्फ्लुएंस होता है उनका, वो जो बात रखते हैं वो दमदार होता है, ठीक है। वो वन लाइनर हो, कंट्रोवर्शियल हो, जो भी तरह की बात हो, उस पे हंगामा जरूर होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि हम जो देखते हैं, जैसे एस जयशंकर जी ब्यूरोक्रेट है, फिर मिनिस्टर बन रहे हैं, अश्विनी माधव जी ब्यूरोक्रेट है, मिनिस्टर बन रहे हैं। तो ये आचार्य चाणक्य की एक नीति है कि अमात्य को मंत्री बनाओ ना। अमात्य और मंत्री बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। अमात्य इज एडमिनिस्ट्रेटर, मंत्री इज मिनिस्टर। टेक्निकली हर अमात्य मिनिस्टर नहीं बनता, बट फील्ड के एक्सपर्ट को अपने कैबिनेट में लाओ, नॉट द पॉपुलर लीडर, बट द एक्सपर्ट ऑफ फील्ड, जो डील कर सकता है, जो उस विषय का ज्ञाता हो। तो चाहे आधार कार्ड का हो कि नंदन नीलकनी जी आ रहे हैं, जो 25 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं आईटी का कोई, तो फील्ड का एक्सपीरियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, मतलब वो खुद 15 साल जैसे कार्यकर्ता है आरएसएस के, 15 साल मुख्यमंत्री हैं, 10 साल। तो जो भी हम बात कर रहे हैं कि एक अनुभव लेके आता हो, प्लानिंग लेके ना आता हो, जजमेंट जो है उसके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड पे करें, ना कि उसके प्लानिंग और उसके प्रेजेंटेशन पे। तो दीज आर थिंग्स की जो उन्हें व्यवहारिक बनाता है, मतलब, और जो है एग्जीक्यूशन में उन्हें आसानी होती है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स को लाते हैं, नॉट कि ये पॉपुलर लीडर इस समाज को रिप्रेजेंट करता है तो इसको लाना चाहिए मुझे, नहीं तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी में ऐसा ऑडासिटी रखना कि हम लायक लीडर को ऊपर लाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दैट्स वाई कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, मतलब अ, हम लायक लोगों को देख रहे हैं कि वो ऊपर आ रहे हैं अपने आप, चाहे वो पद्मश्री मिलना हो, हर जगह हम देख रहे हैं कि जिन्होंने ग्राउंड पर कार्य किया है वो ऊपर उठ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मेरिटोक्रेसी। और
अमेरिका के पुराने सक्सेस का यही कारण है कि वो मेरिट को बहुत सम्मान देता है। तो वही भारत में आई थिंक ये चलन जो आया मेरिटोक्रेसी का, दैट इज काइंड ऑफ विजनरी थॉट जो मोदी जी लेके आते हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच यार, आपने टाइम निकाला। आई थिंक इट्स गोना ब्रिंग इन अ वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, एंड आई एनकरेज सबको प्लीज ये बुक को पढ़िएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा फॉर दोज ऑफ यू वांट टू काइंड ऑफ बाय इट ऑफ इमीडिएटली, एंड ऑफ कोर्स प्लीज डू फॉलो एंड व्हाट ही सेज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफल थॉट प्रोसेस हमारे हिस्ट्री से हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग भूल गए हैं, एंड समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक हमको इस चीज को रिवाइव करना ही पड़ेगा to to see how we can actually take our future and make it much better. On that note, जी, thank you so much for joining me and looking थैंक forward. यू सर। आप कुछ और लिखें, कुछ और आपका thought process हो, please do get in touch with us. I'd love to have you on the show बिल्कुल back again. बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।